तो दोस्तों स्टोरी बिल्कुल फिल्मी है। ज़िंदगी आपको कभी कभी ऐसे पटक पटक मारती है ना कि बिल्कुल आपको अपने पैरों पे लाके खड़ा कर देती है, ज़मीन में धंस जाते हैं आप। और ऐसी एक कहानी है आज की जो कि आप सुनेंगे तो आप भी सोचेंगे कि क्या फिल्मी स्टोरी है। तो ये फिल्मी स्टोरी शुरू होती है यहाँ से कि लाइफ में आपके कर्म, जिसको कर्मा बोलते हैं, वो और आपका घमंड आपको कहाँ पहुँचा सकता है और कैसे वो आपकी ज़िंदगी को बिल्कुल बदल सकता है। आज की स्टोरी है पॉल के बारे में। थोड़ा सा पॉल के बारे में पहले आपको बता देता हूँ, आपको पिक्चर भी दिखाई देगी उनकी स्क्रीन के ऊपर। उनकी रियल नहीं है ऑब्वियसली, और ना ही उनका नाम असली है, नाम मैंने बदल दिया है, बट आपके दिमाग में एक इमेज बन जाए उसके लिए एक इमेज आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पे। तो पॉल जो है वो अपने लेट 30s में है, 37 ईयर्स 38 ईयर्स, शादीशुदा हैं, फेयर है, हैंडसम हैं, बहुत अच्छी नौकरी है, कंसल्टिंग का काम करते हैं और मैरिड हैं, और एक बेटा है छोटा सा, और एक उनका भाई है जो उनके साथ रहता है। तो कहानी में ट्विस्ट जो है वो आता है इनके भाई की एंट्री होने पर। तो अभी तक तो कुछ ऐसा है नहीं कि भाई की भी एंट्री हुई नहीं है, लेकिन जब आप इनके भाई की एंट्री होगी तब आपको समझ में आएगा कि कहानी में क्या ट्विस्ट है। तो कहानी ऐसे शुरू होती है कि हम एक कंपनी के साथ काम कर रहे थे और वहाँ पर हमने एज अ सर्विस प्रोवाइडर, एज अ कंसल्टेंट पॉल को हायर किया था। तो एक तरीके से हम जो थे ये पॉल के क्लाइंट थे। तो पॉल हमारे पास आए, मिले, और मतलब बिल्कुल जैसे कस्टमर इज़ द किंग, कस्टमर ही भगवान है, वो वाला हिसाब था कि कैसे हैं, क्या करना है, हमें बताइए, हम कर देते हैं। और पूरी फुल सपोर्ट के साथ, पूरी एनर्जी के साथ जो है पॉल हमारे साथ काम कर रहे थे। तो मैं भी जो था इनके साथ लगा हुआ था, जितनी हेल्प हो सकती थी इनकी, जो भी काम करना हो वो, क्योंकि मैं भी इंचार्ज था उस प्रोजेक्ट का कंपनी की साइड से, तो जो भी हेल्प हो सकती थी वो हम हेल्प कर रहे थे पॉल की। तो थोड़े दिन बाद वो प्रोजेक्ट खत्म हो गया। उसके बाद जैसा कि होता है, पॉल अपने रास्ते चले गए और हम अपने रास्ते चले गए। थोड़ा समय गुजरता चला गया और हुआ ये कि एक और जगह पर एक कोई इवेंट था जहाँ पर मैं भी था, और पॉल जो थे वहाँ पर उनको एज अ स्पीकर बुलाया गया था। तो ऑब्वियसली वो अभी स्पीकर थे, तो जैसे चीफ गेस्ट होता है वो, उस टाइप की उनकी इज्जत थी वहाँ पर। और पॉल इस दौरान में यहाँ से जब उन्होंने मेरे साथ काम किया था, उस बीच में उन्होंने अपना जॉब स्विच करके वो एक ऑटोमोबाइल कंपनी में चले गए थे और बहुत सीनियर लेवल पे चले गए थे। तो ही हैड रियली बिकम अ बिग गाय। अब पॉल की वहाँ पर एंट्री होनी थी और मुझे पता चला कि पॉल जो है वो भी वहाँ पर एक स्पीकर है। तो चलो ये तो बड़ी अच्छी बात है भाई, पॉल से हमारी पुरानी मुलाकात है, पॉल से मिलते हैं, ज़रा अच्छा लगेगा मिलकर कि चलो कोई हमारा जानने वाला है, वो स्पीकर बनकर आया है यहाँ पर। अब पॉल ने जी एकदम एंट्री मारी और वीआईपी गेस्ट की तरह मैं उनसे मिलने के लिए गया। और जब मैं उनसे मिला और मैंने उनको हेलो बोला, तो वो मुलाकात ऐसी थी कि मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। वो ऐसे मिले, वो एटीट्यूड था उनका कि जैसे कि आप पहली बार किसी से मिल रहे हो कि अच्छा कौन, ओहो नहीं मैं पहचाना नहीं, अच्छा अच्छा हाँ 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 याद आया, बिल्कुल वो वाला एटीट्यूड कि अरे तुम कौन हो यार, बहुत मिलते रहते हैं तुम्हारे जैसे, तो याद नहीं रहता। तो वो एटीट्यूड था। तो मुझे भी ये देखकर बहुत ही सन्नाटे में आ गया। मैं कि ऐसा क्या हो गया कि यार पॉल, मतलब इतना हमने साथ में काम किया, इतनी मैंने उनकी हेल्प की, और उस वक्त ये भी बड़ा मेहनत से काम करते थे, और अब बिल्कुल एटीट्यूड एकदम बदल चुका है। यार कोई बात नहीं है, मैं जाकर अपनी चेयर पे बैठ गया और पॉल जो थे वो अपना स्टेज पे चले गए। उन्होंने अपना जो भी भाषण वहाँ पर देना था वो दिया, उनकी टॉक हुई और उसके बाद चले गए वो। हम भी अपना तो किसी काम से थे उस इवेंट में, तो हमें और लोगों से मिलना था, अपना तो कंसल्टिंग कोचिंग ये सारा है, तो नेटवर्किंग करके हम भी वापस आ गए। बट ये बात थोड़ी सी खटक रही थी कि ऐसा एटीट्यूड जो है वो कैसे आ गया। यार कोई बात नहीं, हमें लगा कि भाई बड़े आदमी हो गए तो ऐसा हो जाता है, लोगों के साथ बदल जाते हैं, टाइम के साथ लोग नहीं पहचान पाए होंगे। यार वो बात आई गई हो गई, मैं भी भूल गया। उसके बाद काफ़ी समय गुजरने के बाद हुआ ये, अब दोस्तों यहाँ से इनके भाई की एंट्री होती है एज अ न्यू कैरेक्टर। और इनके भाई तो बहुत यंग है, अभी इंजीनियर है, MBA है। मगर प्रॉब्लम क्या है उसके साथ कि चलिए प्रॉब्लम मैं आपको आगे बताता हूँ, पहले मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या। तो हुआ ये कि पॉल का आउट ऑफ अ सडन मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, हाय हेलो हाउ आर यू। मैंने कहा भाई आई एम गुड थैंक यू, हाउ आर यू, आई एम ऑल्सो गुड, आई नीड सम हेल्प, आई वॉन्टेड टू मीट यू। तो अब मुझे समझ में नहीं आया कि ये अचानक क्या हुआ, क्या हृदय परिवर्तन हो गया, क्या हो गया कि पॉल मुझसे मिलना चाह रहे हैं, वो पॉल जो कि मुझे पहचान भी नहीं रहे थे अभी कुछ दिन पहले, और अब जो है वो हाई हेलो करके मुझसे मिलना चाह रहे हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है। तो फिर उनका एक रिक्वेस्ट से भरा मैसेज आया कि यू कैन कम टू माई ऑफिस फॉर अ कप ऑफ कॉफ़ी, और इफ़ यू वांट आई कैन कम टू योर ऑफिस। तो मैंने कहा कि ठीक है, आप हमारे ऑफिस आ जाइए, हम वहीं मिल लेते हैं आपसे। तो अब पॉल जी जो है वो अपना हमसे मिलने का टाइम उनका सेट हो गया और वो आ गए हमसे मिलने के लिए। अब की जो उन्होंने एंट्री मारी, तो आप ये समझ लीजिए कि बस इतनी ही कसर रह गई थी कि उन्होंने मेरे पैर नहीं छुए, बाकी पूरा उन्होंने सारा ताम झाम और हाय हेलो कैसे और गले मिलना और ये वो, बड़े दिन हो गए बात नहीं हुई, मुलाकात नहीं हुई, लॉन्ग टाइम नो सी, वो सब जो जनरली होती हैं और बातें कि बस पुराना सब भूल जाओ और अब यहाँ से नई कहानी शुरू करते हैं। अच्छा, अपना तो कोई अपना ऐसा एटीट्यूड है नहीं, तो ठीक है कोई बात नहीं, होगा भाई किसी काम से मिलने आए होंगे, हो सकता है हमसे कोई काम हो, कुछ हो, या अपना कुछ बताना हो।
अब वो आकर के बैठे और फिर कॉफ़ी वॉफ़ी आई तो बात शुरू हुई। तो बात में ये निकला कि इनका ब्रदर जिसने MBA भी किया हुआ है और इंजीनियरिंग भी की हुई है, वो लगभग 2 साल से उसके पास जॉब नहीं है और वो जॉब ढूंढ रहा है। और लगभग वो बंदा जो है वो डिप्रेशन में आ चुका है, इंटरव्यू पे इंटरव्यू दे चुका है, लेकिन उसका कहीं भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है। अब उसके साथ एक ये भी प्रॉब्लम है, और ये हो भी जाती है फैमिलीज़ में कई बार, कि भाई जो है वो बड़ा भाई इतनी अच्छी पोजीशन पर काम कर रहा है, इतना सीनियर है, घर है, गाड़ी है, फैमिली सेटल हो गई, फैमिली बच्चा है, तो सब कुछ है, और ये बेचारा जो है वो 2 साल से ऐसे ही घूम रहा है, जबकि इसने इंजीनियरिंग भी कर ली, इसने MBA भी कर लिया, नौकरी नहीं मिल रही, परेशानी की बात है। तो हो जाता है लोगों के साथ ऐसा। तो वो लगभग डिप्रेशन में आ चुका था, जैसा कि पॉल ने मुझे बताया। तो मैंने कहा बताइए जी, मैं इसमें क्या हेल्प कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि जी पॉल, मेरे भाई के पास जो है वो एक कंपनी से इंटरव्यू का कॉल आया है और वो मल्टीनेशनल कंपनी है, और एक सैम नाम का बंदा है, सैम तो कोई और ही है, मैंने उनका नाम भी बदल दिया है, एक सैम नाम का बंदा है जिसके साथ की उनका इंटरव्यू रखा गया है। तो मैंने जाके सैम की प्रोफाइल चेक की इंटरनेट के ऊपर और मुझे दिखाई दिया कि आप उनके साथ कनेक्टेड हैं। तो मैं ये चाह रहा था कि अगर आप हमारी थोड़ी हेल्प कर दें और सैम से एक बार बात कर लें, या कुछ थोड़ी रिक्वेस्ट डाल दें उसको कि मेरा भाई आ रहा है इंटरव्यू के लिए और वो बहुत जॉब को लेकर परेशान है। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए, सिफारिश वाला काम तो बहुत मुश्किल है, और मेरे लिए, मैं इस तरह से काम करता नहीं हूँ कि मैं किसी को फ़ोन करके बोलूँ कि नौकरी पर रख लो, तो वो फिर बहुत बड़ा फेवर मांगने वाली बात हो जाती है, और वो अच्छा भी नहीं लगता है कि आप पता नहीं आपके भाई में क्या कैपेबिलिटी है, नहीं है, क्यों नहीं उसको 2 साल से जॉब मिल रही है, तो कुछ भी हो सकता है। तो मैं कैसे किसी की सिफारिश रखूँ, तो फिर मेरी क्रेडिबिलिटी भी स्टेक पे है, वो वहाँ जाकर क्या बोलेगा, क्या नहीं बोलेगा, कैसे बोलेगा, कुछ भी। तो मैंने कहा कि मैं आपको ये हेल्प तो नहीं कर सकता, बट मैं आपको ये ज़रूर हेल्प कर सकता हूँ कि अगर इफ़ यू सेंड योर ब्रदर टू मी, आई कैन डेफिनेटली हेल्प हिम टू क्रैक दिस इंटरव्यू। तो कोई 100% गारंटी नहीं है, बट हाँ ये ज़रूर है कि मैं उसको इतना इस तरीके से गाइड करके समझा के ये बता दूंगा कि वो अपना वो जो एक डिप्रेशन वाले और वो अपने शेल में चला गया है, वो शायद उससे बाहर आके अच्छा परफॉर्म कर पाएगा इंटरव्यू में, तो उससे सिलेक्शन के चांसेस हमेशा बढ़ जाते हैं। तो मान गए मेरी बात। हालांकि उनका आखिरी टाइम तक यही था रिक्वेस्ट कि आप एक बार बात कर लेना, आप एक बार देख लेना। तो मैंने कहा वो बहुत बात करना मेरे लिए मुश्किल होगा, तो बात तो नहीं हो पाएगी, लेकिन हाँ ये है कि आप अपने भाई को भेजिए, मैं एक बार उससे मिलता हूँ। तो अब एंट्री होती है इनके ब्रदर की, जो उनका छोटा भाई है, आपने देख भी ली होगी इसकी फोटो, थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए, यंग सा स्मार्ट सा बंदा है। बट उसके साथ प्रॉब्लम ये है कि वो वास्तव में उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो था वो लगभग 0 पे आ चुका था। वो मेरे पास आके जब बैठा तो वो पानी पीने में भी उसके हाथ ऐसे हिल रहा था कि पता नहीं क्या बात होगी, क्या पूछेंगे, क्या बताएंगे, क्या करेंगे। तो वो इतना ज़्यादा नर्वस था, जबकि ये तो इंटरव्यू भी नहीं था उसका। तो ऐसा हो जाता है, हमारे किसी के साथ भी हो सकता है, कई बार ऐसा हमारे घर में, फैमिली में, हमारे छोटे के साथ, किसी बड़े के साथ हो जाता है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा रिजेक्शन फेस करना पड़े तो फिर उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल नीचे चलता चला जाता है, आपको ये लगने लगता है कि मुझे में कोई प्रॉब्लम होगी, ऐसा आपके दिमाग में ख्याल आने लगते हैं। खैर वो आया और मैंने उसको मिला, और फिर मैंने उससे कहा कि भाई आप मुझे ये बताओ कि क्या प्रॉब्लम है, कैसे सोच रहे हो तुम इसको। सबसे पहले ये देखो कि मान लो तुम्हें ये नौकरी नहीं मिली, वर्स्ट क्या हो सकता है? यही होगा ना कि नौकरी नहीं मिलेगी, सिलेक्शन नहीं होगा, गोली तो नहीं मार देगा, जान तो नहीं ले लेगा, ऐसा नहीं है कि तुम्हें अपने ऑफिस में वो बोल देगा कि यहीं बैठो, मेरे लिए चाय कॉफी लेके आया करो, ये तो करवा नहीं लेगा आपको कोई। तो वर्स्ट क्या होगा? वर्स्ट यही हो सकता है कि आपको नौकरी नहीं मिलेगी। अब आते हैं दूसरी चीज़ के ऊपर। फिर मैंने कहा कि अब आप मेरे साथ बैठो, और जब तक आपका इंटरव्यू नहीं होता है तब तक आप मुझसे टच में रहोगे, आप मेरे साथ सेशन ब्लॉक करोगे, मुझसे सेशन करोगे, और मैं आपको बताऊंगा दैट हाउ डू यू क्रैक दिस। देन आई सेड फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्लियर योर माइंड। आप अपने दिमाग को थोड़ा सा ओपन करो, क्योंकि हमारे दिमाग में, हमारा माइंड जो है ना, ये इस तरीके से डिज़ाइंड है कि 90% हम नेगेटिव ही सोचते हैं। अगर कुछ हमारे साथ, हमें कुछ करना है, कोई नया इनिशिएटिव लेना है, कोई नया आइडिया है, कोई काम करना है, किसी से मिलने जाना है, तो इंटरव्यू में जाते में पहला सवाल ये आता है कि मेरा रिजेक्शन होगा। पहला दिमाग में ये ख्याल नहीं आता कि हम सेलेक्ट हो जाएंगे, पहला ख्याल यही आता है कि अरे यार पता नहीं होगा कि नहीं होगा, सिलेक्शन कैसे होगा, क्या होगा, कहीं मैं रिजेक्ट ना हो जाऊँ। तो सारे नेगेटिव ख्याल हमारे दिमाग में भरे रहते हैं, और इसीलिए बहुत सारे बच्चों का, नौजवानों का सिलेक्शन इसी बात पर नहीं हो पाता। तो वो इतना नेगेटिव उनके दिमाग में भरा रहता है कि उनको पता ही नहीं होता, और कई बार वो कुछ उल्टा सीधा जवाब दे देते हैं, कोई गलत जवाब दे देते हैं, जवाब दे ही नहीं पाते हैं, चुप हो जाते हैं, इधर उधर देखने लगते हैं, वो फिर नहीं हो पाता सिलेक्शन। तो भाई इंटरव्यू में तो ऐसे ही है कि अगर आपको सामने वाला हायर करेगा और आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप फ्रेशर नहीं है, तो फिर वो 2-4 चीज़ें यही देखेगा कि आपकी या तो क्वालिफिकेशन देखेगा, या फिर वो ये देखेगा कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं और आपने पढ़ाई लिखाई में जो आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज है वो कितनी है। हालांकि डिग्री और ये सब जो है कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं करती, हाँ करती है, लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि इसके बिना आपको कुछ लाइफ में हो नहीं सकता। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिना डिग्री डिप्लोमा के भी लाइफ में बड़ा सक्सेस हासिल कर चुके हैं। तो मेन ये है कि आप कितना कॉन्फिडेंट हैं, क्या एक्शन ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं, और जो आपने सीखा है वो आपको प्रैक्टिकली कैसे उसको यूज़ करेंगे। तो फिर मैंने उनको बोला कि अब आप अपने दिमाग को फ्री करो, और आज से आपकी थिंकिंग ये होनी चाहिए कि आप ये मान के चलो कि आप इंटरव्यू में गए, आपका सिलेक्शन हो गया, और अब आप वहाँ से ऑफर लेटर लेके निकल रहे हैं। तो ये हमारे कुछ सेशन होते हैं जिसमें पॉजिटिव अफर्मेशंस रहते हैं, उसमें हम बताते हैं कि कैसे क्या करना है, कैसे अपना प्लान करना है, कैसे प्रिपरेशन करना है। आप शीशे के सामने खड़े हो जाओ, बोलो, बार बार रिपीट करो, पढ़ो सेंटेंसेस, और अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है और फिर भी आप इंग्लिश में इंटरव्यू देना चाह रहे हो, ये मल्टीनेशनल्स में तो इंग्लिश कंपलसरी होती है, तो आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ो और
प्रैक्टिस करते 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 फिर आपको ऐसा हो जाएगा कि क्वेश्चन आएगा और आप उसका आंसर दे दोगे। तो कुछ क्वेश्चन तो बहुत एंटिसिपेटेड होते हैं, टेल मी समथिंग अबाउट यू, टेल मी अबाउट योर बैकग्राउंड, हाउ विल यू ऐड वैल्यू टू द कंपनी, व्हाट इज योर सैलरी एक्सपेक्टेशन, और कैन यू मूव टू दिस लोकेशन, दैट लोकेशन, आर यू ओपन टू ट्रैवल, और ये कुछ कॉमन क्वेश्चन होते हैं, जनरली पूछे जाते हैं। तो उसके लिए आप प्रिपेयर करो। और बाकी जो आपने पढ़ाई की है उसके बारे में, तो पढ़ाई जो की वो तो की, वो तो पता ही है। बाकी की चीज़ें हैं उसकी प्रैक्टिस करो और देखो कि आप कितना कॉन्फिडेंटली बोल रहे हो। तो ये करने से हुआ ये कि उनका भाई साहब का इंटरव्यू हो गया, इंटरव्यू बहुत अच्छा हो गया और वो इंटरव्यू में सिलेक्ट हो गए। अब सेलेक्ट होने के बाद फिर इनके बड़े भाई का यानी कि पॉल का मेरे पास थैंक यू का मैसेज आया दैट ही हैज बीन सिलेक्टेड, थैंक यू सो मच एंड ऑल दैट। ठीक है, कोई बात नहीं। मुद्दे की बात यह है कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, वो है इंपॉर्टेंट। तो इंपॉर्टेंट चीज़ बताने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये सारा कुछ जो मैं आपको बता रहा हूँ ये कोई हवाई ज्ञान नहीं है। ये है एक बुक जिसका नाम है सीड्यूस्ड बाय सक्सेस, और ये बहुत ही बढ़िया किताब है। ये मिस्टर हर्बोल्ट ने लिखी है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर एंड वाइस प्रेसिडेंट थे। ये उनकी लिखी हुई किताब है कि हाउ द बेस्ट कंपनी सर्वाइव द 9 ट्रैप्स ऑफ विनिंग। वो ये बताते हैं, हालांकि ये कंपनीज को लेकर है, लेकिन ये इंडिविजुअल्स के लिए, हमारे और आपके जैसे लोगों के लिए भी बहुत बढ़िया किताब है। मौका मिले तो इस किताब को जरूर पढ़िए, ऑनलाइन खरीद लीजिए, अगर कहीं ऑडियो बुक मिल जाए वो ले लीजिए, हार्ड कॉपी मिल जाए वो ले लीजिए। बट ये एक ऐसी किताब है जो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आपको पढ़नी ही चाहिए। इसमें से 5 चीज़ें मैं आपको क्विकली जल्दी बता देता हूँ क्योंकि टाइम काफ़ी ऑलरेडी हो चुका है। मैं आपको फटाफट बताता हूँ। एक तो ये है कि सक्सेस जो है ना, जब कामयाबी मिलती है तो वो थोड़ा कॉम्प्लेसेंसी की तरफ हमें ले जाता है, थोड़ी सी एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी, और वो हमारे अंदर आ जाता है कि अरे अब तो सक्सेसफुल हो गए, अब क्या है, अब तो कोई हमें नीचे नहीं ला सकता, कुछ भी नहीं होगा। ये मैं आपको पॉल के रेफरेंस में बता रहा हूँ कि जैसे वो बहुत सक्सेसफुल होने के बाद था, वो बिल्कुल एटीट्यूड ही बदल गया कि अब तो मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है, बड़ा आदमी बन गया हूँ, अब तो सारा काम आसान है। बट ऐसा होता नहीं है लाइफ में। आपको ज़रूरत पड़ेगी और ज़रूर ज़रूरत पड़ेगी, चाहे आपको ज़रूरत अपने से बड़े की पड़ जाए और कभी आपको ज़रूरत अपने छोटे से भी पड़ सकती है, तो किसी से भी आपका काम पड़ सकता है। तो अपना संबंध बना के रखिए। एटीट्यूड। नंबर 2, जो एरोगेंस है वो एक एरोगेंस का ट्रैप होता है हमारे अंदर, वो उसके अंदर हमें नहीं फंसना चाहिए। तो नंबर 1 सक्सेस जो है वो कॉम्प्लेसेंसी को लीड करता है। नंबर 2 एरोगेंस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। समटाइम्स ओवर कॉन्फिडेंस और ये सब होता है, उससे एरोगेंस आ जाता है। तीसरी चीज़ होती है वो थोड़ा सा ब्यूरोक्रेटिक बिहेवियर हो जाता है। ये कंपनीज में हो जाता है कि बड़ी कंपनीज में ये साइन कराओ, वो साइन कराओ, प्रोसेस बड़े कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। फिर जैसे जैसे कंपनी बड़ी होती चली जाती है वो ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक होती चली जाती है। तो उसके साथ वो कंपनी क्या होती है, अब कंपनी कैसे ब्यूरोक्रेटिक होगी? कंपनी तो नहीं होती ब्यूरोक्रेटिक, होते हैं हम और आप ही हैं। तो अगेन वो ब्यूरोक्रेसी वाले ट्रैप में हमको नहीं फंसना है। दैट इज नंबर 3। नंबर 4, कस्टमर की नीड को समझिए। आपको पता नहीं है कि कौन आपका कस्टमर है। दैट इज नंबर 4। कस्टमर की नीड्स जो है वो चेंज होती रहती हैं टाइम टू टाइम, और आपके कस्टमर्स भी चेंज होते रहते हैं टाइम टू टाइम। आज आपका कोई कस्टमर है, वो हो सकता है कि कल आपका कस्टमर ना हो, और ये भी हो सकता है कि आज आप किसी के कस्टमर हैं, कल आप उसके कस्टमर ना हो। तो और ये भी कि आज जो कस्टमर डिमांड कर रहा है, हो सकता है कल उसकी डिमांड बिल्कुल चेंज हो जाए। भाई आज से 10-15 साल पहले के जो मोबाइल फोन्स आते थे वो इतने स्मार्ट नहीं होते थे ना, कि आपने बोला और उसने टाइपिंग शुरू कर दी। आपको कीबोर्ड से टाइप करना पड़ता था, कीबोर्ड वाले होते थे, फिर उसमें से कीबोर्ड गायब हो गया, फिर उसमें से स्मार्टनेस आती चली गई। अब आप कुछ भी बोलो वो जवाब दे देगा। अब तो ये हो गया कि आप ChatGPT से दुनिया की कोई भी बात पूछ लो वो आपको आंसर दे देगा। तो यहाँ तक टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हो गई। ये कैसे इवॉल्व हो गई? ये कैसे? ये ऐसे इवॉल्व हुई कि कस्टमर की नीड जैसे चेंज होती जाती है, कंपनीज वैसे ही अपने आप को इवॉल्व करते रहते हैं। यू हैव टू इवॉल्व अकॉर्डिंग टू योर कस्टमर्स नीड्स। नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट, सक्सेस इज टेम्पररी, प्लीज रिमेंबर दिस। री-इन्वेंशन इज द की। ये इस बुक की एक बहुत ही बढ़िया लर्निंग है। इस बुक से सक्सेस जो है वो टेम्पररी होता है। आप कभी भी ये मान के नहीं चल सकते कि बस अब मुझे सक्सेस मिल गया, अब तो जिंदगी भर ये सक्सेस मुझसे कोई ले नहीं सकता, बस अब मेरे पास सक्सेस ही सक्सेस होगा, नीचे तो आना ही नहीं है, बस ये ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा। ऐसा दुनिया का कोई ग्राफ नहीं है जो बस ऊपर की तरफ ही जा रहा हो। इन द लॉन्ग रन हो सकता है ऊपर जाए, बट ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है फिर नीचे आता है। तो ये अप्स एंड डाउन्स लाइफ में चलते रहते हैं। तो कभी आपको सक्सेस मिलेगा, कभी आपको फेलियर मिलेगा, फिर सक्सेस मिलेगा, फिर फेलियर मिलेगा। तो अपने आप को रीइन्वेंट करते रहना, ये एक की है कि आप अपने आप को रीइन्वेंट करते रहिए, लर्न करते रहिए, अनलर्न करते रहिए, रीलर्न करते रहिए। ये आपको याद रखना है। तो 5 चीज़ें ये हो गई। अब मुद्दे की बात ये है कि ध्यान ये रखना है कि लाइफ में कहीं भी पहुंच जाओ, कभी भी किसी को नीचा नहीं दिखाना है। और ये याद रखिएगा कि ये वही लोग कर पाते हैं जिनके पास प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर कोचिंग होती है। अगर आपके पास प्रॉपर गाइडेंस और कोचिंग नहीं है और लाइफ में आपका कोई गाइड या मेंटर नहीं है, तो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। आप कहीं पर पहुंच जाएंगे और फिर उस लेवल पे आप स्टे नहीं कर पाएंगे, रोक नहीं पाएंगे अपने आप को, क्योंकि आपको पता नहीं कि वहाँ पर जाके कैसे चीज़ें बदलती हैं और कैसे आपको अपने साथ वालों से, अपने सीनियर से, अपने सबॉर्डिनेट से, अपने पीयर ग्रुप से डील करना होता है। तो इट इज़ अ मस्ट टू हैव अ कोच इन योर लाइफ। तो हमारे नटचल में ये कि मैं खुद एक कोच हूँ। हमारे कोचिंग प्रोग्राम्स रहते हैं, कंसल्टिंग है, कोचिंग है, काउंसलिंग है, जिसमें हम सेशंस आप हमारे साथ बुक कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सारे सेशंस हमारे पेड होते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, एडवाइस वही काम आती है और वही सीरियसली लेते हैं लोग जो पेड एडवाइस होती है। फ्री की एडवाइस देने वाले तो आपको बहुत मिल जाएंगे, बट सीरियसली जिसके ऊपर एक्शन किया जा सकता है वो वही एडवाइस होती है जो पेड एडवाइस होती है। तो अगर आप चाहें तो आप हमारे लिंक से जाकर आप मेरे साथ सेशन बुक कर सकते हैं। वो पेड सेशन है, आप देख लीजिए जो भी प्राइसिंग का मॉडल है और जितना टाइम स्लॉट आपको करना है वो आप कर लीजिए। एंड में मैं आपको एक
कोटेशन देता हूँ, बहुत बढ़िया कोटेशन, ये आप अपने साथ रखिए हमेशा। ये कोटेशन है रैल्फ वाल्डो एमर्सन का, ठीक है, कर्म और सक्सेस के ऊपर। ये कहता है, द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट इज द लॉ ऑफ लॉज। सो अ थॉट एंड यू रीप एन एक्शन, सो एन एक्शन एंड यू रीप अ हैबिट, सो अ हैबिट एंड यू रीप अ कैरेक्टर, सो अ कैरेक्टर एंड यू रीप अ डेस्टिनी। ये SOW वाला है, बोने वाला, जो बोगे वही काटोगे, ये बोने वाला है। ओके, हिंदी में आपको इसलिए अनुवाद कर देता हूँ, बहुत आसान हो जाएगा। जो कुछ भी हम सोचते और करते हैं वही हमारी आदतें, चरित्र और अंत में हमारी तकदीर बन जाता है। अच्छे विचार और सही कर्म करने से ही हमको सफलता मिलती है। एक तो आपके विचार अच्छे होने चाहिए, दूसरा आपका कर्म अच्छा होना चाहिए। खुश रहिए, आबाद रहिए, लर्न करते रहिए, सीखते रहिए। लाइफ में जहाँ भी हैं लर्निंग रुकनी नहीं चाहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आप कोचिंग सेशन अफोर्ड नहीं कर सकते तो हम आपको यहाँ पर बताते रहेंगे बहुत सारी ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स एंड लर्निंग्स फ्रॉम द बुक्स एंड अदरवाइज फ्रॉम कोचिंग सेशंस। थैंक यू सो मच। अगर सब्सक्राइब करना चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ये शेयर कीजिए, हो सकता है इससे उन्हें कुछ सीखने को मिले। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वी विल मीट विद अ नेक्स्ट स्टोरी एंड इवन मोर इंगेजिंग स्टोरी। नेक्स्ट स्टोरी बहुत ही मजेदार होने वाली है। सारा कुछ मेरे पास लिखा है, सारे नोट्स हैं, उसी से आपको स्टोरीज बताता हूँ। अगली स्टोरी तैयार करूँगा, रिकॉर्ड करूँगा, तब बताऊँगा। अभी आज के लिए इतना। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय।